हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हमने वीडियो नहीं डाला। झारखंड की सिचुएशन ऐसी थी कि वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आने वाले समय पर बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं होने वाली है, जिसमें दरोगा हो गया, झारखंड टेट हो गया, या हाई स्कूल टीचर का है, उत्पाद सिपाही, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो होंगी। तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। अब हमें जो है पुनः ट्रैक पर आना चाहिए, और हम भी जो है पुनः रेडी हो गए हैं आप सभी के लिए। और इस बार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और केवल पीडीएफ नहीं, जो क्लासेस का जो नोट्स होगा वह बिल्कुल शानदार तरीके से जो है इस बार आपको मिलेगा। बिल्कुल हम इस बार पूरे तैयारी में हैं। और केवल इस बार नागपुरी ही नहीं, बल्कि नागपुरी, मैथ, साइंस, जीएस, सारा सब्जेक्ट की जो है क्लासेस आपको हम फ्री ऑफ कोर्स देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो बिना समय गंवाए सीधे सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पर। आज का जो हम टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये सभी के लिए समान रूप से जो उपयोगी है। इस बार हम लोग जो है सबसे पहले ग्रामर पोर्शन को भी हमने उठाया है। हालांकि साथ साथ में और भी चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन ग्रामर जो है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम लोग इसीलिए पहला चैप्टर जो है आज हम लोग जो लिए हैं वह है हमारा ध्वनि। दोस्तों, इसमें केवल ध्वनि नहीं है, इसमें ये जो हमारा चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है, अध्याय ध्वनि, इसमें हम लोग जो है वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण में जितने भी प्रकार के वर्ण हैं ना, स्वर वर्ण, व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में, अनुनासिक क्या है, अनुस्वर क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, बालाघाट क्या है, घोष क्या है, घोष आघोष, अपनिहिति, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और केवल इतना ही नहीं, इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो भी जो है आपको इसी वीडियो पर आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये सारा पीडीएफ जो है एट द लास्ट आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। पहला आते हैं ध्वनि। ठीक है, तो दोस्तों ये नागपुरी चैप्टर है, तो हम बीच बीच में नागपुरी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको हिंदी भी डिस्क्राइब भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला आता है कि ध्वनि क्या होता है ना। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि शब्द कर प्रधान है कि ध्वनि शब्द कर प्रधान है कि, यानी शब्द जो है, कोई भी हम शब्द बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर, या मान लिया सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं घर। तो घर जो है एक प्रकार का शब्द है, लेकिन इस शब्द में जो है घ र दो अक्षर है, और इस ये अक्षर जो है दो अलग अलग प्रकार के ध्वनि से मिल करके बना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक शब्द का जो है जो मूल या प्रधान क्या होता है, ध्वनि होता है। तो हम क्या कहेंगे, ध्वनि शब्द का प्रधान होता है, यानी इस ध्वनि शब्द कर प्रधान है के। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला, और जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ये ध्वनि अपन अर्थ, ये ध्वनि का अपन अर्थ होवेला। ठीक है, कहने का मतलब है, जब हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं दोस्तों, जब हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो आवाज़ निकलती है, यथार्थ जो ध्वनि निकलती है, उसका एक अर्थ होता है, और उस अर्थ को हम लोग समझ पाते हैं। अन्यथा जो अन्य जानवर हैं, उसकी आवाज़ को हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, जो कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसको हम लोग जो है एक तरह से शब्द नहीं कहेंगे, जो कि वह जो ध्वनि है उसका अर्थ जो है, यानी सार्थक नहीं है, उसका अर्थ जो है वह सही अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सीधा सीधा ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर से हम लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिए, हाईलाइट में हमने कर दिया है ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने हाईलाइट किया उसको ध्यान से देखेंगे। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला, और हर ध्वनि कर चिन्ह होवेला। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा कि शब्द अगर कहा जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो वास्तव में जो सार्थक ध्वनि का जब आपस में मिलता है, संयोग होता है, तो फिर क्या बनता है, शब्द बनता है। और जो जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने ले लिया नगर, हमने लिख लिया नगर, तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के शब्द आए हैं, है ना। न, ग और र, तीन अक्षर है यहाँ पर, न, ग और र। और न में भी जो है कौन सा ध्वनि आ रहा है, न हलंत जोड़, ये अलग अलग ध्वनि आ रहा है, न अ।
वैसे ही ग के लिए क्या आएगा, ग हलन जोड़ अ, ठीक है। और इस प्रकार से सब में अ छुपा रहता है। तो यहाँ पर जो ध्वनि आ रहा है यह सिंपल सा हम यहाँ से अब समझ लेते हैं हम लोग इस तरह से इसको कि सार्थक ध्वनि हम ऐसे सिंपल समझ लेते हैं कि कोई भी शब्द जो हम बोल रहे हैं अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो फिर वैसे ध्वनियों का जो मेल होगा और उस मेल से जो भी चीज हमें मिलेगा अर्थात जो शब्द मिलेगा, ठीक है, वह शब्द क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग शब्द बोलेंगे। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं, आप धीरज रखिएगा, एक एक बात समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से आप देखते चलिए चीज़ों को। आइए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जैसे हर्स्व अ दीर्घ आ, हर्स्व ई दीर्घ ई, हर्स्व दीर्घ उ, ये सब क्या है, तो ये सब सभी लोग जानते हैं। आप लोग बोलेंगे सर ये तो स्वर वर्ण है, बिल्कुल स्वर वर्ण है, लेकिन स्वर वर्ण से पहले हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। यह ध्वनि भी है ना। पहले उसी जैसे मैंने क्या किया कि प्रत्येक ध्वनि का, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है कि हर ध्वनि का क्या होता है, चिन्ह होता है, तो प्रत्येक ध्वनि का चिन्ह होता है। तो हमने इसको अ कहा, तो अ जो है इसको एक चिन्ह हो गया, यानी कि अ पहले तो एक ध्वनि है, अ क्या है, एक ध्वनि, और इस ध्वनि का एक पर्टिकुलर क्या दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा। तो प्रत्येक ध्वनि का एक क्या होता है, चिन्ह होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ध्वनि में भेद नहीं होवेल, ध्वनि में भेद नहीं होवेला, भेद लिपि में होवेला। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है ये नहीं कह सकते कि ध्वनि के कितने भेद होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि ध्वनि के कितने भेद होते हैं। समझ में आया, ध्वनि में क्या प्रत्येक ध्वनि में कुछ ध्वनि में डिफरेंसेस तो आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तो लिपि में भेद होने का मतलब है अलग अलग प्रकार का लिपि होता है। अब मान लिया, अब इसका क्या मतलब है, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसे हम ये कहेंगे, भेद मतलब उसका अलग अलग प्रकार। अब जैसे मान लिया हमने अ कहा, क्या कहा हमने, अ, तो अ जो है नागपुरी में भी लिखा जा सकता है, मतलब देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। अ को हम लोग चाहे तो हम लोग रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख, अलग अलग लिपि में मतलब एक ही ध्वनि को कई एक लिपि में लिख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, अलग अलग लिपि में लिख सकते हैं। तो इस मतलब हुआ कि लिपि का अलग अलग भेद हो सकता है, अलग अलग प्रकार हो सकता है, ध्वनि का अलग अलग प्रकार नहीं होगा, ध्वनि तो वही आएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अच्छा, हम लोग जो है आप लोग जो है बताइएगा वीडियो के लास्ट में जब आप कमेंट करिएगा तो आप बताइएगा कि डिटेल में चलना है या फिर मेन मेन पॉइंट को बताना है। आप जैसा बोलिएगा हम वैसे ही करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ध्वनि मूल रूप से बोले का और सुने कर चीज है के। तो आप डेफिनेशन में आते हैं, जो फाइनल डेफिनेशन जो हमारा है वह क्या हो सकता है या फिर क्या होगा। तो फाइनल डेफिनेशन के आधार पर अगर हम लोग बोले तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि मुख्य रूप से जो है वह बोलने और सुनने का चीज है। और इके जब हम लोग लिखित रूप देते हैं या लिखित रूप दिया जाता है तब वह वर्ण कहलाता है। तो हम लोग वर्ण का डेफिनेशन या ध्वनि का डेफिनेशन, ध्वनि से ही जो यहाँ पे वर्ण पर हम लोग पहुंचे हैं। ध्वनि पहले तो क्या, बोलने या सुनने का चीज़ है। जब हम बोलेंगे तो बोलने का चीज़ हुआ, अगला कोई सुन रहा है तो उसको सुनने का चीज़ बोलेंगे। तो ध्वनि क्या है, बोलने या सुनने का चीज़ है। लेकिन जब इसी को हम लोग लिखित रूप दे देते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ण। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने क्या कहा, ई, क्या हमने कहा, ई। अब हमने ई कहा, जब तक हमने लिखा नहीं था तब तक ई क्या था, एक ध्वनि था, ठीक है ना। जब हमने लिखा नहीं था तब तक ये एक क्या था, ध्वनि था। लेकिन जब हमने लिख दिया, एक पर्टिकुलर चिन्ह दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एक वर्ण कहलाएगा। मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अब जो है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट कहे माने सबले छोट वाग्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएगा। तो आपको वर्ण से या ध्वनि से कई एक डेफिनेशन पूछ सकता है दोस्तों। तो कभी भी एक ही प्रकार का डेफिनेशन या एक ही चीज को रटिएगा मत कि वही ध्वनि आएगा, है ना। जितने भी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, जितने प्रकार का डेफिनेशन हो सकता है, जितनी भी प्रकार की चीज़ें बुक में दी हुई है, प्रत्येक चीज़ों को दिमाग में रखना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है।
तो ध्वनि, तो पहला बात क्लियर हो गया कि ये बोलने या सुनने का चीज़ है, और इसी ध्वनि को जब हम लोग लिखित रूप देते हैं तो वर्ण कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ण जो है, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे कि सबसे छोटा ऐसी ध्वनि है जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। या नागपुरी में हम लोग इसको बोलेंगे कि छोट वाग्य ध्वनि, यानी कहे कि माने सबसे छोट वाग्य ध्वनि मतलब जो हम लोग बोलते हैं, सुनने वाला जो ध्वनि है वो सबसे छोटा ध्वनि जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम आपसे ये बोलें कि हम घर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, घ जोड़ र, तो ये टूट गया, तो घर जो है ये वर्ण नहीं है, ये तो शब्द हो जाएगा। तो वर्ण फिर क्या है फिर, है ना? तो वर्ण यहाँ पर अगर हम ये बोले जैसे क ये वर्ण है ना? ऐसे मान लिया वर्ण है, इसको और नहीं तोड़ सकते हम लोग। क्लियर है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए कुछ मेन पॉइंट को ही देखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, आप इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि दिया गया है कि वर्ण, है ना, वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा, वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई के, इकर से पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, ये तो हम अभी बात किए। यहाँ से जो है आपका अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से भी प्रश्न, एक तो डेफिनेशन था, डेफिनेशन के आधार पर प्रश्न बन सकता था, और दूसरा प्रश्न जो है किस आधार पे बनेगा? दूसरा प्रश्न बन सकता है इस पॉइंट से, है ना? बिल्कुल याद रखिएगा इसको। हिंदी में जो है यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में भी लिखल जाएला। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी को भी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? हिंदी को भी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और साथ साथ नागपुरी को भी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, तो याद रखिएगा नागपुरी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये आएगा कि यहाँ पर कितने वर्ण, है ना, वर्ण कितने हैं हिंदी में? तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण है, ये सभी को पता है कुल मिलाकर के, और नागपुरी में मात्र 33 हैं। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा कि हिंदी में कुल 52 है, जबकि नागपुरी में कुल 33 वर्ण हैं। चलिए ये बात समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। अगर कोई आपसे छोटा सा चीज़ अगर पूछ ले कि बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि उच्चारण समूह, है ना, उच्चारण समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण समूह में चाहे वह स्वर वर्ण का समूह हो या व्यंजन वर्ण का समूह हो, जब सपोज जितने भी उच्चारण समूह हैं सबको एक साथ मिला लेंगे तो वह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। अर्थात इसमें दो प्रकार के उच्चारण समूह होंगे, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन, दोनों को मिला देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग वर्णमाला। ये दोनों को मिला देने के बाद वही वर्णमाला कहलाता है। चलिए ये बात आप ही को समझ में आया होगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में देखेंगे। चलिए, तो पहला आता है स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण समूह, तो ये बात सभी को आता होगा कि स्वर, ये देखिए नागपुरी में लिखे हैं कि स्वर उ वर्ण मन के कहना या कहल जाएला जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलगटे करल जा सकेला। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि स्वर वर्ण उस वर्ण को हम लोग कहेंगे जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, बिना मतलब आसानी से या बिना अलगटे कहने का मतलब हुआ बिल्कुल आसानी से जो है हम लोग उसका उच्चारण कर लेते हैं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती उच्चारण करने के लिए। ठीक है, तो वह क्या है? स्वर वर्ण है, यानी कि उसका उच्चारण जो है हम लोग स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे क, जैसे मान लिए क, तो क बोल रहे हैं तो इसमें आ रहा है क हलंत जोड़ा। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क का जब उच्चारण कर रहे हैं तो क के साथ क्या आ रहा है? अ भी आ रहा है,
मतलब क के साथ उच्चारण में अ भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम एक तरह से कहेंगे, जब आगे आगे देखेंगे हम लोग कि क जो है एक प्रकार का स्वर वर्ण नहीं बल्कि क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें स्वर भी आ रहा है, मतलब कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब कर रहे हैं तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वह क्या है, जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है कि जो स्वर वर्ण जो है इसका उच्चारण जो है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब किसी पर डिपेंड होना नहीं पड़ता है और आसानी से अलगटे उसका उच्चारण हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण जो है इसका क्या क्या है, जैसे हर्स्व अ, हर्स्व ई, हर्स्व उ, है ना, ये तीन जो है ये यूज होता है नागपुरी में, और इन तीनों को हम लोग स्वर हर्ष स्वर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में बनता भी है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, है ना, या फिर इनमें से हर्ष स्वर कौन सा है। तो नागपुरी में 3 गो हर्ष स्वर होता है। एक होता है हर्स्व अ, एक होता है हर्स्व ई, और एक होता है हर्स्व उ। हर्ष मतलब छोटी अ हुआ, छोटी ई और छोटी उ है। हर्ष मतलब छोटा होता है, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़े। हर्ष का मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। और दीर्घ स्वर का कई गो उदाहरण है, दीर्घ स्वर भी 3 गो होता है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है हमको 6 गो स्वर यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए ये बात सभी समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसका उच्चारण करने में हम लोग को अन्य किसी की सहायता नहीं पड़ती है, तो इसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। दोस्तों आगे आते हैं, आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट है ये 2 और स्वर है ना, ए, है ना, अय और ओ। तो यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, जिन दोस्तों को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम बता दें। संयुक्त का मतलब होता है जो आपस में मिला होता है। आपस में मिला कहने का मतलब है जुड़ करके, है ना। जैसे 2 स्वर आपस में मिल मतलब जुड़ता है और जुड़ने से एक नया स्वर बनता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ए और ओ, ये दोनों जो है वह संयुक्त स्वर कहलाता है नागपुरी में। इस चीज को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ से एक पॉइंट जो है रिमेंबर करना है आपको कि नागपुरी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। नागपुरी में अय और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर होवेला, है ना। अय और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर होवेला। तो हिंदी में अगर हम लोग आप देखे होंगे तो इसमें कुल हम लोग जो है 11 स्वर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन कौन स्वर है ना। बहुत सारे लोग जो है स्वर व्यंजन ये सारा कुछ भूल जाते हैं धीरे धीरे करके, और ये बेसिक चीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। देखिए हर्स्व अ एक बार लिख देते हैं, दीर्घ आ, हर्स्व ई, दीर्घ ई, है ना, हर्स्व उ, दीर्घ उ, है ना। वैसे री, ए, ऐ, ओ, औ, फिर क्या था, अनुस्वर एंड सॉरी अनुस्वर यहाँ पर, और लास्ट में क्या था, विसर्ग। तो ये रहा अनुस्वर एंड विसर्ग। तो इस तरह से अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल, देखिए काउंट कीजिए कितना हो रहा है। अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल तो 1 2, कलर चेंज कर लेते हैं समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह से यहाँ 12 आ रहा है। तो कहीं कहीं में री को नहीं लिया जाता, अगर री को लेंगे तो 12 आ रहा है, और री को नहीं लेंगे तो फिर 11 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हिंदी में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए और औ का, है ना, ए और औ का प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं कर बराबर होता है। तो इस चीज को यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। पूछेगा कि इसमें से कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, तो याद रखिएगा इस चीजों को। ठीक है, कि इसमें 2 चीजें आपको दी गई है, वह क्या है, ए और औ का प्रयोग नहीं के बराबर होता है नागपुरी में। इस चीज को याद रखिएगा अच्छा से। बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में। देखिए व्यंजन वर्ण क्या है,
व्यंजन वर्ण। जस्ट सीधा सा जस्ट उसका ऑपोजिट है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। नागपुरी में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदित कर दरकार होवेला। यानी कि व्यंजन वर्ण समूह का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे ये हमारा क है, इस क का उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो क जोड़ अ हलंत, यहाँ पर भी हलंत आएगा, है ना, क हलंत जोड़ अ, है ना, यहाँ पे अ में हलंत नहीं आएगा, क में है, क हलंत जोड़ अ। तो जब क का उच्चारण कर रहे हैं तो क लिखने के लिए क हलंत जोड़ अ आ रहा है, यानी कि अ छुपा हुआ है इसका उच्चारण में, यानी कि और अ क्या है, स्वर वर्ण है। तो जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें स्वर का सहायता लेना पड़ रहा है, यानी कि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की दरकार होती है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपके सामने जो है दिया हुआ है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये नागपुरी में जो है ना, स्वर और व्यंजन के बारे में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग व्यंजन वर्ण देख रहे हैं, तो व्यंजन वर्ण कुल देख लीजिए, टोटल यहाँ पे अगर आप गिनती करेंगे, है ना, तो य र ल व, है ना, आगे है ताल, देखेंगे आप देख रहे हैं तालब स, मूर्धन स, दंत स, हाँ ये भी होता है। अब बोलेंगे सर ये सब काहे नहीं लिखे हैं, ये सब क्यों नहीं है, हम लोग आगे बताएंगे इसके बारे में कि इसमें से किसका किसका यूज होता है और किसका यूज नहीं होता है। क्लियर है ना, देखेंगे इसके बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया भी है प्रत्येक व्यंजन के बारे में। अब इस यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप डिटेल में जो है इस चीज़ को देखिए। तो व्यंजन जो है कुल अगर आप यहाँ से देखेंगे, जैसे हम लोग बात पहले से भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको बांटा गया है वर्ग में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है बस इसको रट लेते हैं, तो इसको रटेंगे नहीं बल्कि इसको समझेंगे। ये जो है हमारे मुख में बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, जैसे हमारा ओठ है, जीभ है ना, उसके बाद मूर्धा है, तो अलग अलग कंठ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हमारा मुख का है, और जब हम उच्चारण करते हैं अलग अलग वर्णों का, चाहे वो स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, तो वहाँ पर जो है जब हम मुख से जब हम बोल रहे होते हैं तो हवा जो है बाहर की ओर आ रही होती है। अब हवा जो है कभी टकराती है ना, मूर्धा से, है ना, कभी जो है जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो हमारा जीभ जो है जाके दांत से सट जाता है, कभी ओठ सटता है आपस में। तो इसी के आधार पर जो है किस प्रकार से कौन सा अंग का जो है जरूरत पड़ रहा है ना, हवा कहाँ किससे स्पर्श कर रही है, उसके आधार पर जो है हम लोग इसको डिसाइड किए हैं, है ना, कि किसको हम लोग कौन सा वर्ग में बांटेंगे। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लेकर के आपको बता दें, अगर आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को करेंगे तो दिमाग में हमेशा रहेगा और कभी भूलेंगे आप नहीं, है ना। तो एक बार हम समझाते हैं आपको। जैसे आप प बोलिए, है ना, अगर आप प बोलिएगा या हम ही बोल रहे हैं प, अब प बोलने समय अगर आप कोशिश कीजिएगा, है ना, तो ये है ना आपका दोनों ओठ सट रहा है, प फ ब इस तरह से, तो दोनों ओठ आपका सट रहा है। तो बिना ओठ से जो है बिना ओठ का सटाए आप प बोल नहीं सकते। वैसे ही म, है ना, प फ ब भ म, तो एक ही। अब त थ द ऐसा बोलिएगा तो जीभ जो है सट रहा है, तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान किसका क्या है। तो किसी का दंत होता है, किसी का ओष्ठ होता है, किसी का, है ना, हम लोग मूर्धा होता है। तो ये भी हम लोग बाद में देखेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्यों बताया, थोड़ा सा बताने के पीछे रीजन ये था कि ये क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग में क्यों बांटा गया है, इसीलिए। ठीक है, तो पहले इसको एक बार आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क वर्ग में जो है कहाँ से आएगा, क ख ग और घ तक ही आएगा। अंगा को हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि नागपुरी में अंगा का कोई यूज है ही नहीं, है ना, नागपुरी में जो है अंगा का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लेंगे नहीं, है ना। तो बढ़ते हैं आगे।
तो क वर्ग में क्या क्या आएगा, क ख ग घ तक आएगा, चार वर्ग में चा छा जा झा यहाँ तक आएगा, यहाँ नहीं है, चा छा जा झा तक। वैसे यहाँ का प्रयोग कहीं कभी कभार होता है, हम लोग देखेंगे, जैसे चिया है ना, हम लोग बोलते हैं चिया, तो चिया में इया आता है। चिया सभी को समझ में आ रहा होगा, इमली का बीज जो होता है उसको चिया बोलते हैं, या जो भी है, तो आता है कहीं कभी कभार आ जाता है, लेकिन नहीं के बराबर आता है। ठीक है, तो बस इसको याद रख लीजिएगा, च वर्ग में ये है, ट वर्ग में ये देख लीजिएगा, ये सब पूरा बात। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि ये किस वर्ग में कौन सा है। अब अंत अवस्था व्यंजन एक आ जाता है कि कौन सा वर्ग में क्या है, ये इसको आपको ध्यान से याद रखना है। लास्ट में है अंतःस्थ व्यंजन, इसमें क्या आता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह अंतःस्थ व्यंजन को दर्शाता है, या इसमें अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न बनता है और बनेगा भी। तो य र है ना, क्या है, य र ल व, या र ल व जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं, इसको मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ध्यान से वीडियो देखते चलिए। पीडीएफ तो आपको हम प्रोवाइड करा ही देते हैं, पीडीएफ के लिए आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ आता है, जैसे हमने अभी बात किया था य र ल व, है ना, य र ल और व, ये क्या था, अंतःस्थ था। और आगे है उष्म व्यंजन, है ना, तो उष्म व्यंजन में क्या है, ये है दंस ह अड़, है ना, ड़ और ढ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, दो बार आ गया। तो ये जो है क्या है, ऊष्म व्यंजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन का उदाहरण हुआ, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ा देर पहले हमने एक बात आपको बताई थी कि इया का प्रयोग कभी कभार कहीं कहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि कहो कहो च वर्ग कर आखिरी अक्षर, च वर्ग का आखिरी अक्षर क्या होता है, इया होता है, लेकिन इया नागपुरी हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कभी कभी जो है इया का प्रयोग जो है व्यवहार में हो जाता है, जैसे चिया, जैसे हमने आपको बताया भी कि चिया होता क्या है, जो इमली का जो बीज होता है उसको हम लोग नॉर्मली चिया, केवल चिया उसको नहीं बोलते, कोई भी फल का बीज को हम लोग ऐसे चिया बोलते हैं, है ना, जैसे जो भी है ना, तो या फिर कोई पीस कोई बोल सकते हैं, जैसे मान लिया कोई आम काट के किसी को दे रहा है, कोई बोलता है ना एक चिया दे दो। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग नॉर्मली भाषा में यूज होता है। चिया मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी आप कह सकते हैं। तो चिया जो है इसका यूज होता है, अब यहाँ पे आया है, लेकिन नॉर्मली इसका यूज बहुत कम होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 100% हम बोल रहे हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा। तो सारे लोग यहाँ पर से जो भी देख रहे हैं ध्यान से इस चीज़ को जो है हम नोट डाउन करेंगे। अना का उच्चारण जो है न के तरह होता है। अन, जब भी कभी अना का प्रयोग होगा तो नागपुरी में अना की जगह हम लोग न लिखेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण हम लोग लेके देखते चलते हैं, साथ में ध्यान से देखिए। जैसे अगर गुण, हम लोग गुण हिंदी में गुण लिखते हैं, तो गुण जो है नागपुरी में हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो आना की जगह ना लिखेंगे। उसी तरह से ये देखिए, ये क्या है, ये तालब स, देखिए ऐसा लिखा हुआ है तालब स हलंत, इसका मतलब हुआ, इसका आधा उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब ऐसे हुआ, है ना, समझ में आ रहा है। अगर हम कहीं पे ये लिख दें प हलंत, इसका मतलब हो ये आधा प, इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या मैं बताया कि तालब स हो गया, तालब सा का आधा मतलब तालब सा, और ये तालब सा हो गया, ये मूर्धन सा हो गया, कई लोग इसको पेटकटा सा भी बोलते हैं। तो ये जो है इसका उच्चारण जो है स दंत स के रूप में होता है। तो जब कभी भी हम लोग जो है आधा तालब सा लिखने की जरूरत पड़े, या तालब सा या मूर्धन सा, ये नागपुरी में नहीं लिखते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके जगह केवल दंत स का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो इसका यूज नागपुरी में नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि रियल में हम लोग इसका यूज करते हैं किस प्रकार से। तो पहला है, जैसे अगर हमको लिखना है दोस्त, क्या लिखना है, दोस्त, तो दोस्त जो है इस तरह से ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे,
दमोकार दो और क्या मतलब इसको बोलेंगे दंश दोष। क्लियर है। पुरुष लिखना हो, पुरुष में वास्तव में हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन नागपुरी में पुरुष कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, इसमें दंश का प्रयोग होगा। पुरुष लिखेंगे या पुरुष लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है पुरुष को नागपुरी में पुरुष या पुरुष भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये मूर्धन स का प्रयोग जो है कभी दंश या कभी कभी ख के रूप में भी होता है। जैसे ऋषि है ना, ऋषि लिखा हुआ है, तो ऋषि को हम लोग जो है चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋषि ऐसे लिखेंगे या रीखी ऐसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका, ये जो है मूर्धन सा जो है इसका यूज दंश के रूप में होगा या तो फिर ख के रूप में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग ये देख रहे थे यहाँ पर कि दन सा का प्रयोग जो है, जस्ट अभी मैंने बात किया कि दन सा का प्रयोग जो है सॉरी मूर्धन सा का प्रयोग जो है वह या तो दन सा के रूप में होगा या तो फिर ख के रूप में होगा। हमने एग्जाम्पल देकर आपको बताया, जैसे ऋषि है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऋखी या ऋषि। ठीक है। पुरुष यहाँ पे हमने दिखा, यहाँ पे क्या था पुरुष, तो पुरुष को हम लोग जो है क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे पुरुष, दंश सा लिखेंगे या फिर लिखेंगे पुरुष, है ना। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था याद रखने का कि मूर्धन स का प्रयोग या तो दंश के जैसे होगा या तो ख के जैसे होगा। अगला मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वह क्या है, अगला मेन पॉइंट है अक्ष। अक्षा का प्रयोग जो है या तो हम लोग ख के जैसा करेंगे यानी ख यूज होगा या तो फिर छ यूज होगा। दोनों ही बात याद रखना है, ख भी यूज होता है और छ, यानी अक्षा की जगह नागपुरी में ख लिखते हैं और या तो फिर छ लिखते हैं। कुछ उदाहरण देंगे तो आपको समझ पाइएगा। जैसे पंछी, यहाँ पे लिखा हुआ है पंछी। अब ये पंछी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पंछी, तो यहाँ पे ये छ जो है नागपुरी में पंछी ऐसे नहीं लिखते हैं, नागपुरी में लिखते हैं पंछी। तो अक्षा की जगह क्या प्रयोग हो रहा है, छ प्रयोग हो रहा है। बाय ये बात आपको होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं छतरी, है ना। छतरी जो है ये हिंदी में लिखते हैं हम लोग, लेकिन छतरी को नागपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, खतरी। छतरी को नागपुरी में खतरी लिखते हैं। तो छ के जैसे हमने जैसे आपको बताया कि छ की जगह ख का प्रयोग होगा, है ना। और तरह की जगह भी बता दे रहे हैं, तरह की जगह क्या प्रयोग होता है, तर। तरह की जगह क्या प्रयोग होगा, तर, ये भी याद रखिएगा। और अक्षा की जगह हमने क्या बताया आपको, या तो छ या फिर कभी कभी ख, है ना। तो यहाँ पे तरह का उच्चारण तर और ज्ञ का उच्चारण गेय, गमेकार गे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात बताई गई है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% जो है इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है कि तरह का प्रयोग क्या क्या हमने अभी बताया था, है ना, कि दंश सा का प्रयोग किस रूप में होता है ना, तरह का प्रयोग किस रूप में होगा, अक्षा का प्रयोग किस रूप में होगा और ज्ञ का प्रयोग किस रूप में होगा। ये जो है आप कमेंट करके भी जो ज़रूर लिखेंगे, जो कि आपको जो है पढ़ते पढ़ते जो है अभी क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, है ना। दन मूर्धन सा का प्रयोग मैंने बताया था, इसका ख या दन सा की तरह होगा मूर्धन सा का। वैसे ही ये क्या है, तरह। तरह का प्रयोग जो है हम लोग तर के रूप में होता है। अक्षा का प्रयोग ख या छ के रूप में होगा और ज्ञ का गमेकार गे या ऐसे लिखते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी नोट्स जो है ऑलरेडी बना है, बिल्कुल डिटेल में नोट्स बना हुआ है दोस्तों, कोई चीज़ आपका नोट्स में छूटेगा नहीं, है ना। आप एक बार नोट्स पढ़िएगा तब आपको रियलिटी समझ में आएगा कि नोट्स कितना लाजवाब है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, कुछ जो है हम प्रत्येक चीज़ जो पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो यहाँ पे कुछ अपवाद वाली चीज़ें हैं जो याद रखना है, क्योंकि कभी कभी अपवाद से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपवाद क्या है, कुछ मौलिक हिंदी शब्द, कुछ मौलिक जो मूल हिंदी शब्द होता है ना, वह नागपुरी में पूरा पूरी खैप न खै के हिंदी में लिखल जाएगा। अब इसका मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कुछ मौलिक हिंदी शब्द
मन से नागपुरी पूरापुरी खैप न खाएं के हिंदी रूप में लिखल जा रहा है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हिंदी में जो मूल रूप है ना, हिंदी का जो मूल रूप है मतलब हिंदी में जो जैसा लिखते हैं सेम टू सेम वैसे ही, है ना, वैसे ही नागपुरी में भी प्रयोग होता है ना, सेम टू सेम प्रयोग होगा बिना बदलाव का। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं वर्ण, अगर हमको लिखना है वर्ण, तो वर्ण जो है हिंदी में भी ऐसे ही लिखें दोस्तों और नागपुरी में भी ऐसे ही लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ण को वर्ण नहीं लिखेंगे, वर्ण को वर्ण ही लिखते हैं। तो यहाँ देखिए बदलाव नहीं हुआ। हम लोग जिससे मैंने कहा था ना कि आना को, या फिर हम लोग ऊपर में बोल चुके हैं आना का प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं होता, आना का जो गन्ना के रूप में होता है। तो क्या वर्ण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वर्ण ऐसे लिखते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो ये अपवाद है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपको कहा जाता है कि नागपुरी में जो है इसमें से कौन सा वर्ण को किस रूप में लिखा जाएगा या नागपुरी में सही रूप क्या है, तो याद रखिएगा कि वर्ण का कोई बदलाव नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि ना को तो हमने पढ़ा है कि ना को हम लोग अना को हम लोग ना के रूप में लिखते हैं, तो फिर हम लोग वर्ण ऐसे लिखेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये अपवाद वाली चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। वैसे ही शिक्षा, अब शिक्षा जो है इसमें तालब सा आया कि नहीं आया? शिक्षा जो है यहाँ पे हमने कहा शिक्षा, इसमें तालब सा भी आया और अक्षर भी आया, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब जैसे कहा गया था कि तालब सा का प्रयोग ही नहीं होता है, ये कहा गया था तालब सा का, और अक्षर जो है ये कहा गया था कि अक्षर का प्रयोग जो है छ या ख के रूप में होता है, लेकिन अपवाद में है ये, है ना, कुछ कुछ चीज़ें अपवाद में रहती है जिसको याद रखना है। तो अपवाद में वर्ण का प्रयोग जो है बिल्कुल हूबहू होगा नागपुरी में, जैसा हिंदी में होता है शिक्षा का, रक्षक का। तो ये सब कुछ शब्द हैं दोस्तों जिसका प्रयोग हूबहू होता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे कुछ बात हमने नोट में लिख करके रखा है। अब अगर ऐसा कुछ लिख के रखा मतलब कुछ ना कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझिए क्या है। यहाँ पे है अंग, इय, अण, ये तालब स है, आधा तालब स है ना, और तालब स और मूर्धन स। कर प्रयोग नागपुरी में नहीं कर बराबर होवेला। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नागपुरी में इनमें से किसका प्रयोग नहीं कर बराबर होवेला, मतलब बहुत कम, नहीं कर बराबर होवेला कहने का मतलब है बहुत कम होता है, तो याद रखिएगा इन सारी बातों को। कौन कौन है? अंग, इय, अण, तालब स और मूर्धन स, इसका प्रयोग जो है नहीं के बराबर होता है। उसी प्रकार से ए, और एक बात यहाँ पे है अय और औ, इसका प्रयोग भी नहीं के बराबर होता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जो आपको अगला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है? अनुनासिक, अनुस्वर, अल्पपराण। यहाँ पे देखिए स आ गया है, ये है अल्पपराण। कोई बात नहीं, हम जो पीडीएफ आपको देंगे उसमें हम सुधार देंगे। अल्पपराण, महापराण और बलाघाट, ये जो है ये बहुत लोगों के ऐसे ही सर के ऊपर से निकल जाता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंस नहीं लोगों को समझ में आता है, या फिर इनको अच्छा से डीप से नहीं पढ़ने से बहुत सारी बातें अंतर समझ ही नहीं आता है कि इसमें अंतर क्या है। इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। पहला है अनुनासिक। क्या है अनुनासिक? बोलते किसको है? तो यहाँ पर डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला। ठीक है, तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक। फिर से, अब अनु का मतलब ही क्या होता है? अगर आप ध्यान से समझिएगा बात को, अनु का मतलब होता है छोटा। अनु का मतलब क्या होता है? छोटा। और नासिक, नासिक का मतलब होता है नाक। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। अनुनासिक, तो अनु का मतलब हुआ छोटा, तो आवाज जो है ध्वनि छोटा आएगा, और उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से या फिर मुंह से। ठीक है बात, तो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि अनुनासिक क्या है? वैसा वर्ण। अनुनासिक क्या है? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जो है या तो नाक से होगा या मुंह से होगा, और ध्वनि क्या होता है? छोटा होता है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा अनुनासिक का उदाहरण है, तो नाव, यहाँ पे लिखा हुआ है नाव, यहाँ लिखा हुआ है नाव। अब नाव आप बोलेंगे तो नाव का उच्चारण जो है वह नाक से जो है यहाँ पे आवाज आएगा। अगर नाक को बंद कर देंगे और अगर बोलने की कोशिश करेंगे
वैसे नाक को बंद करने से जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि हवा जो है वह बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो ऐसे भी बोल नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसे पता कर सकते हैं, जब आवाज़ करते हैं तो वहाँ नाक से आपको झंझनाहट की आवाज़ आएगी, अर्थात उच्चारण यहाँ पे हम लोग नाक से कर रहे हैं। तो नाव हो गया, वैसे ही केवल नाव ने, नाव, गांव, ठाव। यहाँ पर नाव, उस तरह से गांव है ना, नाव, ठाव, गांव, ये सब जो उच्चारण है जिसमें भी चंद्र बिंदु आएगा, याद रखिएगा यहाँ पे चंद्र बिंदु जिसमें भी आ रहा है, तो ये सब जो है किसका उच्चारण आ जाएगा, अनुनासिक का उदाहरण होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जहाँ भी चंद्र बिंदु वगैरह आ रहा है जो जिस शब्द में, तो वहाँ पर उदाहरण जो है वो किसका होगा, अनुनासिक का होगा, उसका उच्चारण में नाक या मुंह का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे आते हैं अनुस्वर का। क्या आता है, अनुस्वर। क्लियर। तो अनुस्वर, तो ईसन उच्चारण जे स्वर के बादे आवेला, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। ऐसा उच्चारण या जो ध्वनि है इसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो उसका जो है उच्चारण जो है स्वर के जस्ट बाद आता है ना, और आने वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। ठीक है, ध्यान से इस बात को एक बार पुनः समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनुस्वर जो होगा वह क्या होगा, वैसा व्यंजन है, वैसा व्यंजन है ना, जिसका उच्चारण करते समय जो है स्वर के जस्ट बाद आएगा, स्वर के जस्ट बाद आने वाला व्यंजन। ठीक है, आने वाला व्यंजन ध्वनि है जिसका जो है उच्चारण जो है वह नाक से होगा, यानी उसका ध्वनि जो है वह नाक से निकलेगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिया गया है कुछ कुछ, यहाँ पे है मंजूर है ना, फिर है मेंजूर, फिर है पयरी। तो ये जो है कुछ उदाहरण है जो अनुस्वर को बता रहा है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से आ रहा है ना। अगर हम बोले कि पयरी, यहाँ पे लिखा हुआ है पयरी, ठीक है, तो यहाँ पे प तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे अनुस्वर आएगा ना, पय। ठीक है, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे अनुस्वर आ रहा है पय, या है ना, तो अनुस्वर जो है पय, और उसके उच्चारण में एक तरह से कहें तो ये स्वर का उच्चारण आ रहा है अनुस्वर, और उसके बाद यह आ रहा है। या फिर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मेंजूर, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मेंजूर। तो मेंजूर जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर मेंजूर में म तो आएगा ही है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ए है ना, मेंजूर, तो ए आएगा मेंजूर। अब ए के बाद यहाँ ज आ रहा है, स्वर के बाद जो है ये व्यंजन कौन सा आ रहा है, ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेंजूर जो है, मेंजूर या मंजूर जो बोल रहे हैं, यहाँ पे अनुस्वर आ रहा है ना, इसी को तो अनुस्वर, एक बिंदु होता है उसको अनुस्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेंजूर लिखा हुआ है ना, मेंजूर है ना, या मंजूर लिखा हुआ है, तो बिंदु के बाद जब भी इस तरह से इसको पॉइंट याद रखने का या समझने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे ये अनुस्वर, इसको हम लोग अनुस्वर बोलेंगे। अनुनासिक जो है यहाँ पे ऊपर में चंद्र बिंदु था और यहाँ केवल एक बिंदु रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक वर्ण आ रहा है, जैसे मंजूर में यहाँ पे अनुस्वर था और इसके बाद में ज आ रहा है। ठीक है, मंजूर में वैसे, पयरी में यहाँ पर जो है ना, अनुस्वर की जगह इस तरह से आपका आधा चंद्र बिंदु दिया है। तो ये कुछ कुछ बातें यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। तो ये सब जो है किसका उदाहरण हुआ, अनुस्वर का उदाहरण है, जिसमें ये वर्ण है, ज हो गया, या यहाँ पर भी ज हो गया। ये सब जो उदाहरण आ रहा है वह किसके बाद आ रहा है, स्वर के बाद आ रहा है। तो स्वर के बाद आने वाला, डेफिनेशन भी याद रखिएगा, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसका ध्वनि जो है कहाँ से आता है, नाक से निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वर। उदाहरण में क्या है, मंजूर, मेंजूर, पयरी इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है नीर अनुनासिक। क्या है, नीर अनुनासिक। तो नीर अनुनासिक क्या है, एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण को हम लोग क्या बोलते हैं, नीर अनुनासिक। मतलब वैसा वर्ण या ध्वनि जिसका उच्चारण करने में जो है मुंह का प्रयोग नहीं बल्कि केवल नाक का है ना, सॉरी नाक का नहीं, केवल मुंह का, केवल मुंह से जो है वह उच्चारण हम लोग कर सकते हैं और नाक की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो नीर अनुनासिक मतलब, नीर का मतलब यहाँ नहीं हो सकता है, नीर का मतलब क्या, नहीं, और नासिक मतलब नाक, मतलब नाक का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, केवल मुंह से जो है उच्चारण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीर अनुनासिक। ठीक है, जैसे खाएक,
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो खाए, ये जो शब्द है इसको अगर नाक बंद करके भी अगर आप उच्चारण करना चाहिएगा तो आप कर लीजिएगा, है ना। खाएक हो गया, काम, हर, फार्म, ये सब जो शब्द है ये सब का उच्चारण करने के लिए नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो नीर अनुनासिक, नीर मतलब यहाँ पे नी से नहीं हुआ, और यहाँ पे नासिक मतलब नाक, तो नाक का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है, सीधे सीधे हम लोग केवल मुंह से उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, नीर अनुनासिक, जिसमें खायक हो गया, काम हो गया, हर, फार हो गया इत्यादि। क्लियर है। आज का वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारा टॉपिक जो है लगभग एक बार में ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आज के वीडियो में जो है पूरे इस चैप्टर का जो पॉइंट्स है इसको हम लोग एक करके कंप्लीट करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन जो होगा वो अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें इसका सारा जो MCQ क्वेश्चन जितने बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल PDF फॉर्मेट में जो है वह टाइपिंग किया हुआ जो है आपको मिलेगा, और हम लोग अगले क्लास में उसको अच्छा सा देखेंगे। इसको अच्छा सा आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है विसर्ग। दोस्तों विसर्ग होता क्या है, जैसे आप कभी इस तरह से देखे होंगे, है ना, जैसे राम हम ऐसे लिखते हैं, राम राम, तो माँ के बाद जो यहाँ पे विसर्ग डाल दिए, तो दोस्तों इसको विसर्ग हम लोग बोलते हैं, विसर्ग। तो नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग जो है वह नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है विसर्ग, नागपुरी में विसर्ग नहीं होवेला, या नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग ही नहीं होता है, याद रखिएगा जितने भी बातें बताई जा रही है। एक बार पुनः एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में जो है आपको फ्री ऑफ कोर्स केवल एक दो चीज़ नहीं, मैथ्स, खुद हम मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब I am a teacher of mathematics and I teach in English medium school. I can teach different type of mathematics portions of mathematics, ठीक है, without any formula. Without any formula we can complete many portion of the mathematics, and how we can complete the things in very simple way, ठीक है, in few second, in few minutes, ठीक है, we will discuss on the class. Don't worry for that. तो मैथ हो गया, सिमिलरली साइंस ऑल्सो, GK, GS, ऑल दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो अब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। केवल नागपुरी नहीं, इन सारे टॉपिक जो है आपको क्लास में होगा, 1 by 1 हम लोग देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हाँ आगे आ जाता है दीर्घ उच्चारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। अगर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। हर्ष स्वर कौन कौन था आपका, हर्ष अ, हर्ष ई और हर्ष उ। ये सॉरी, ये तो दीर्घ को हमने लिख दिया, हर्ष उ। ये जो है आपका क्या था, हर्ष स्वर था। और दीर्घ स्वर क्या था, जल्दी से बताएंगे आप। दीर्घ स्वर में क्या था, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये जो है ये नागपुरी में हर्ष स्वर, ये 3, और ये दीर्घ स्वर हो गए दोस्तों, ये याद रखना है। तो यही दीर्घ उच्चारण, इसी को यहाँ पे लिया गया है। दीर्घ स्वर का ही प्रयोग जो है दीर्घ उच्चारण के में आएगा। तो दीर्घ आ हो गया, दीर्घ उ हो गया, दीर्घ ई हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अ जोड़ अ बराबर क्या हो जाता है, आ, तो दोनों को जोड़ने से जो है दीर्घ आ गया। हर्ष ई जोड़ हर्ष ई जोड़ दिए तो ये दीर्घ, है ना, हर्ष दीर्घ ई आ जाएगा, है ना। उसी तरह से तो ऊ को और ऊ को जोड़ने से दीर्घ ऊ आ जाएगा। तो ये सब आप जानते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब दीर्घ। अभी हम दीर्घ का प्रयोग कब होता है, जब कोई दो हर्ष स्वर आपस में जुड़ता है, या फिर एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर जुड़ता है, तो फिर एक दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होता है या बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बनेगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण या उसी को हम लोग आघोष, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। तो ध्यान से देखिएगा, अल्प प्राण या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आघोष, ठीक है। तो अल्प का मतलब ऐसे होता है छोटा, और प्राण का मतलब होता है हवा, ठीक है, जीवनदायी जो हवा है उसी को हम लोग प्राण भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अल्प प्राण, जब किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं हम लोग, है ना, उच्चारण करते हैं,
तो उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है दोस्तों, बहुत कम समय लगता है, ठीक है, और ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग सीधे सीधे उसको हम लोग आघोष या अल्पप्राण कहेंगे डेफिनेशन में। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग अल्पप्राण के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ से है, अल्पप्राण या फिर आघोष वह ध्वनि है जो मोटा मोटी लगभग एक ही जैसा होता है। इसका उदाहरण क्या है, जहाँ उच्चारण में कम ताकत लगता है और मुंह से कम हवा का प्रयोग होता है, या कम हवा जो है मुंह से निकलती है, ठीक है। तो फिर ऐसे वर्ण या ऐसे ध्वनि जिसका उच्चारण करने में जो है कम ताकत का प्रयोग होता है ना, मुंह से कम हवा निकलती है और वह बहुत कम समय में जो है उसको वर्ण का उच्चारण कर लेते हैं, तो ऐसे ध्वनि को या ऐसे वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्पप्राण बोलते हैं या फिर आघोष बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि अल्पप्राण किसको बोलते हैं, कि जिसका उच्चारण करने में कम समय मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि कम ताकत लगता है, मतलब ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है, और है ना कम हवा जो है मतलब हमारे मुख से कम हवा जो है निकलती है, ठीक है, उसको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है और कम समय के लिए होता है, तो ये अल्पप्राण हुआ। तो इसका उदाहरण कौन कौन होगा, तो जितना भी हम लोग क ख जितना भी हम लोग वर्णमाला में जो भी अक्षर है व्यंजन, तो उसका पहला है ना, मतलब जो भी क वर्ग है, ये क वर्ग हुआ, इसलिए वो वर्ग बताया था तभी ना, ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, नीचे जाएंगे तो आगे त वर्ग है, प वर्ग है। तो प्रत्येक जो वर्ग है ना, उसका पहला वर्ण, ठीक है, और तीसरा वर्ण, ये पूरा, जैसे ये पूरा तीसरा वर्ण हो गया, ये पहला वर्ण, तो ये सब जो है किसका उदाहरण हुआ, ये अल्पप्राण का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अल्पप्राण में प्रत्येक जो हमारा वर्णमाला है उसका प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, इसको ठीक करना है, अल्पप्राण है ना, नागपुरी में हम लोग प्राण लिखते हैं। उसी तरह से महाप्राण, महाप्राण या फिर इसको हम लोग घोष बोलते हैं दोस्तों, महाप्राण या फिर उसको घोष भी बोलेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वैसा ध्वनि जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा ताकत लगता है और ज़्यादा हवा जो है मुंह से बाहर आता है या उसकी दरकार पड़ती है, तो वैसे वर्ण को हम लोग या ध्वनि को हम लोग क्या बोलेंगे, महाप्राण या फिर घोष बोलेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा, तो हमारा जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो है, सॉरी हाँ, ट वर्ग, त वर्ग जो भी है, तो इसमें दो प्रत्येक सेकेंड जो अक्षर होता है, जैसे ख अक्षर, सॉरी छ ठ, ये सब जो है सेकेंड वाला और फोर्थ वाला है ना, यानी कि चौथा अक्षर और दूसरा अक्षर, तो ये क्या होता है, महाप्राण होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे, हमने क्या बताया कि क ख ग घ, ये जो पूरा वर्णमाला है इसमें प्रत्येक का पहला है ना, फर्स्ट और थर्ड, प्रत्येक का पहला और तीसरा जो अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का है ना, तो वह क्या कहलाता है, अल्पप्राण। और दूसरा यानी कि सेकेंड एंड चौथा फोर्थ, ये क्या होता है, महाप्राण। याद रखिएगा, डेफिनेशन हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये नोट हमने यहाँ पे नोट लिख दिया है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, इसी चीज़ को हमने अच्छा से बताया आपको। आगे है संयुक्त अक्षर के बारे में। तो देखिए संयुक्त अक्षर क्या होता है, संयुक्त अक्षर इसका मतलब वही होता है कि जब दो अक्षर जो है आपस में जुड़ते हैं, या दो या दो से ज़्यादा अक्षर आपस में जोड़ करके और एक नया अक्षर बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अक्षर। इसका सिंपल सा मतलब होता है, संयुक्त अक्षर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा अक्षर आपस में जुड़ करके एक नया अक्षर का बनाता है, एक बड़ा अक्षर का प्रयोग होता है या बनता है, तब उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, सिंपल। तो नागपुरी में इसका डेफिनेशन भी एक बार देख लीजिए आप, क्या कह रहे हैं कि नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग तो है नहीं होवेला। सबसे पहला बात, नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्ताक्षर क्या है ये बात हमने बताई है। अब जैसे यहाँ पे है कृष्ण, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण को नागपुरी में हम लोग कृष्ण नाम लिख के क्या लिखते हैं, कृष्णा। आप सुने होंगे किसी का नाम जो है वह कृष्ण है, लेकिन उसको नागपुरी में क्या बोलता है, कृष्णा, है ना। तो कृष्ण को कृष्णा लिखल जाएगा। वैसे ही पिप्सा, देखिए अब इसमें प हर्स्वई है, फिर आधा प और दंस आकार है, पिप्सा, तो उसको हम लोग पिप्सा ना लिख के कैसे लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, पीप्सा, है ना। तृष्णा को भी पूरा लिखते हैं, तृष्णा,
क्लियर है। तो यहाँ पर जो अगर आप देख रहे हैं कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग हो ही नहीं रहा है, मतलब संयुक्ताक्षर कब होता है जब दो वर्ण जो है ना, आधा आधा आपस में जुड़े होते हैं तो उसको संयुक्त बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा प्रयोग करेंगे जैसे यहाँ पे आधा मूर्धन्य श है और ये न है, तो ये संयुक्त हुआ, लेकिन ऐसा हम लोग नागपुरी में प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पिप्सा में आधा प और दंस अकार, तो ऐसा जो है ये आधा प है और ये पूरा दंस है, ऐसा प्रयोग होगा ही नहीं, तो ये संयुक्त हो गया। ऐसा प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे विद्या अगर हिंदी में लिखते हैं विद्या, तो ऐसे इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये विद्या, इसको ऐसे भी लिखा था बी आधा द य आकार विद्या। ठीक है, तो ये देखो इसी को ऐसे हम लोग लिखते हैं विद्या, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम विद्या लिखें, इसका क्या मतलब हुआ कि आधा द और ये य है, संयुक्त है, लेकिन नागपुरी में ऐसा नहीं होगा, प्रयोग नागपुरी में होता ही नहीं संयुक्त। तो इसी चीज़ को कहा गया है कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग सीधे सीधे नागपुरी में नहीं होता, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसको हम लोग पूरा पूरा लिखते हैं। कृष्णा लिखना है या कृष्णा लिखना है तो कृष्णा लिखेंगे, पिप्सा को पिप्सा, तृष्णा तिरिष्णा, हो गए। मुदा, मुदा का मतलब था लेकिन। अब नागपुरी में जो है कोई कोई विद्वान लोग ऐसा है जो कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग जो है वह वो लोग करने लगे हैं। ठीक है, जैसे तपस्या लिखना है तो नागपुरी में भी तपस्या ऐसे ही लिखा जाता है, समस्या। तो ये सब जो है, ये सब जडसन, ये सब शब्द है वह उसका प्रयोग जो है संयुक्ताक्षर के रूप में जो बहुत सारे ऐसे नागपुरी विद्वान लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। अब इसका फिर बोलेंगे सर फिर ऐसा कैसे पता चला क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हिंदी कर मौलिकता को बचाने के लिए भी कहीं कहीं संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे है बालाघात। बालाघात क्या होता है इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो नागपुरी में बालाघात का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, नागपुरी में बालाघात का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है ना। और इकर रूप बदल के अपने हिती तैर प्रयोग होवेला, है ना। मतलब नागपुरी में, अच्छा बालाघात का प्रयोग, बालाघात का मतलब एक बार समझ लेते हैं। बालाघात का मतलब जब कोई शब्द आप बोल रहे हैं और वहाँ पे आप विशेष जोर दे रहे हैं उस शब्द पर, मतलब उस स्वर को बोलने के लिए आपको जोर देना पड़ रहा है उस पार्टिकुलर लेटर पर अथवा वर्ण पर, ठीक है, उसको बोलने के लिए, तो पर वहाँ बालाघात का प्रयोग हो रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और नागपुरी में बालाघात का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बालाघात का प्रयोग करते के साथ साथ यहाँ पे अपनी हिति का प्रयोग होता है। अपनी हिति, अब अपनी हिति क्या होता है, बहुत लोगों को ये समझना है कि अपनी हिति क्या होता है। तो अपनी हिति जो है कोई वर्ण, मान लिया कोई शब्द है हिंदी में, कोई शब्द हिंदी में है, जैसे हिंदी में मान लिया है जात है ना। तो जात जो है हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे जोर हम लोग यहाँ पे देते हैं जात, ठीक है, पात, इस तरह से। तो वहां पे बालाघात प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आप जोर कर रहे हो, है ना, ज पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है नागपुरी में क्या हो रहा है, जात ना बोल के हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने तरीके से बोलते हैं, है ना, उसमें बदलाव करके बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपनी हिति। जाइत, जात को क्या बोलते हैं, जाइत। पात को क्या बोलते हैं, पाइत। तो इस तरह से, तो अपनी हिति क्या होता है, तो अपनी हिति के लिए भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अपनी हिति देख लेंगे एक बार, अपनी हिति है क्या। तो एक बार बालाघात यहाँ पे देख लेते हैं। तो जात को हम लोग नागपुरी में जाइत लिखते हैं, पात को पाइत लिखते हैं। तो बालाघात एक वर्णकर अपनी हिति ही है, जिसमें किसी शब्द को बोलने के लिए उस पर विशेष रूप से जोर देना पड़ता है। ठीक है, अब अपनी हिति क्या है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि बालाघात भी जो है एक प्रकार का अपनी हिति ही है, या अपनी हिति की तरफ प्रयोग होता है। तो अपनी हिति क्या है, तो जोन शब्द कर अंत में, ध्यान से समझिएगा, जोन शब्द कर अंत में, यानी जिस शब्द के अंत में हर्स्व ई मतलब छोटा ई होवे और आगे व्यंजन होवे, तो उ व्यंजन कर पहले हर्स्व ई कर आगमन होवेला, तो उ अपनी हिति कहलाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, बोलना क्या चाह रहा है इस चीज को, है ना, समझिए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं, आपको आसान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं जात, है ना, तो हम लोग नागपुरी में जात को हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जाइत, जाइत लिख दिए। मतलब यहाँ पे जो अक्षर है त, हमारा वर्ण है, तो इस त से पहले जो है ई आ गया, है ना। वैसे दाल, हम लोग यहाँ पे दाल लिखते हैं, तो दाल को हम लोग क्या लिखेंगे, दाइल, क्या लिखते हैं, दाइल। तो ये जो हमारा वर्ण है ना,
उससे पहले भी क्या आ गया, ह्रस्व ई आ गया। तो जब भी कोई वर्ण हम लोग शब्द को लिखते हैं और वह बदल जाता है, बदला हुआ रूप लिखते हैं, जात से जैत लिखे, पात से पाइत, दाल से दैल, और उसमें उससे पहले ह्रस्व ई आ गया, तो समझ जाइए कि वहाँ पे अपनिहिति का प्रयोग हुआ है। आई होप ये बात समझ में आया। चाल से क्या आ गया, चाइल, तो ह्रस्व ई आ गया यहाँ पर। कार से कैर, जाति से जाइत, पांति से पाइत, सब में ई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अपनिहिति का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे कुछ बातें जो हैं और दी हुई है, एक बार इसको जब देख ही लिए हैं तो इतना सा क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। नोट अपनिहिति के बारे में बात कर चुके हैं। वर्ण का लोप, वर्ण का लोप, लोप का मतलब हुआ कि उसका प्रयोग ही नहीं होना। तो बहुत सारा हमने वर्ण का लोप कहने का मतलब है कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वर्ण का लोप हो जाना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, तो इसी को यहाँ पे कहा गया वर्ण का लोप। तो नागपुरी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में समझिए कि कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका लोप हुआ है, यानी उसका प्रयोग ही नागपुरी में नहीं होता है। तो कौन कौन सा है जिसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप बताइए। तो अण हो गया, तालब स हो गया, मूर्धन स हो गया, अक्ष हो गया, प्र, ज्ञ, ये सब जो है इसका प्रयोग नहीं होता है, ये सब चीज़ को याद रखिएगा। और अण का प्रयोग न के तौर पे होता है, और ये सब बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आपका कोई सलाह हो तो वो भी जो है आप कमेंट में लिखेंगे कि आप किस प्रकार से सलाह अपना देना चाहते हैं, क्या अगर कोई और सुधार करना है और कुछ ये है आपको लगता है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की, ठीक है। बाकी एट द लास्ट हम यही कहेंगे कि आप वीडियो को जितना से जितना हो सकते अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।